हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 28 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 28 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कि 27 जुलाई को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि ये डिस्कस कर लिए थे। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चाइना है ये खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, जिसके लिए ये जो 3 मॉड्यूल भेजने जा रहा है, इसके क्रम में ये दूसरा मॉड्यूल भेज चुका है। अभी हाल ही में ई अमृत ऐप नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसके पहले ये ई अमृत पोर्टल भी लॉन्च कर चुका है। 69 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 ये जीती है इंडियन रेलवे ने। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता कौशिक राजशेखर ने। वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ अक्षय मुंद्रा बने हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं ये भारतीय मूल के इंदर मिडगिल बन गए हैं। सकुराजिमा ज्वालामुखी इसमें विस्फोट हुआ है। ये जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है मैक्स वर्स्टप्पन ने। और अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। कारगिल वॉर ये 1999 में हुआ था, 1999 में, जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है केपी कुमारन को। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2024 के बाद कौन सा जो देश है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस परियोजना से हट जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कल वाले पहले क्वेश्चन से रिलेट कर पाओगे तो बेहतर समझ पाओगे कि जो रशिया है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट हो रहा है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये 5 देशों की जो स्पेस एजेंसी है इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ये 5 देश है कौन कौन से, माफ कीजिएगा। एक तो अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है नासा, जापान की स्पेस एजेंसी है जैक्सा, रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, और यूरोपीय यूनियन की एक यूरोपीय स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपीय यूनियन का एक संगठन है आप कह सकते हैं, जिसका ये सहयोग था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्थापित करने में। और 5वां इसमें था कनाडाई स्पेस स्टेशन, सॉरी कनाडाई स्पेस एजेंसी। इन 5 अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो स्थापना है ये की गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हो कि इसमें चाइना शामिल नहीं है। मतलब कि चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें शामिल नहीं है। इसलिए तो कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दिया था कि चाइना अब अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। खुद के रिसर्च के काम ये अपना पर्टिकुलर यहाँ कर सकेगा। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कल भी मैंने बताया था ये होता क्या है। पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक चलता फिरता घर आप कह सकते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, महीनों रहते हैं और अपना जो रिसर्च का काम है ये करते हैं, है ना। तो यहाँ पूरी तरह की फैसिलिटी होती है इंसानों के रहने की। तो 5 देशों का जो संगठन था इसमें रशिया भी शामिल था, लेकिन 2024 के बाद रशिया इसका हिस्सा नहीं रहेगा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यदि आप कहेंगे तो देखिए, जो क्रीमिया अधिग्रहण किया था रशिया ने 2014 यानी कि 2014 में जो क्रीमिया पर अधिग्रहण किया था, क्योंकि क्रीमिया ये पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, और अभी जिस हिसाब से यूक्रेन में इसने हिंसा कर दी, बूचा नरसंहार जैसी वाली घटनाएं आप लोगों को मालूम ही होगी। रशिया ने यूक्रेन पर, मतलब एक बूचा नामक शहर है जहां लगभग 300 से 400 ये मृत यानी कि शव पाए गए थे। भीषण नरसंहार यहाँ देखने को मिला था, और इसका जो पूरा पूरा आरोप है यूक्रेन ने किसके ऊपर लगाया था, रशिया के ऊपर। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने रशिया के इस सख्त रवैये को लेकर के इसकी निंदा भी की थी, और रशिया और अमेरिका के बीच में भी खिटपिट बीते कुछ सालों से बनी ही हुई है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अभी नेक्स्ट 1-2 सालों में हम पढ़ेंगे कि रशिया ने ये जो रशिया है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो संधि थी इससे एग्जिट हो चुका है। ठीक है, 1998 में ये 5 देशों के संगठन के द्वारा बनाया गया ISS था, जो कि अब इससे एग्जिट होने जा रहा है रॉसकॉस्मोस, यानी कि वही
रशिया की स्पेस एजेंसी। अब देखो, अब रशिया का स्पेस एजेंसी इससे हट जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, ऑब्वियसली कि 5 स्पेस एजेंसीज ने इसकी स्थापना की थी, तो पांचों का अपना अपना अहम रोल रहा होगा। सेम वैसे ही रशिया का भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इसका एक महत्वपूर्ण पहल यदि आप कहेंगे कि रशिया की स्पेस एजेंसी यहाँ करती क्या थी कि इस अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा यानी कि इसका जो ऑर्बिट है इसे एक साल में लगभग 11 बार अंतरिक्ष मलबे से दूर रखने का कार्य करती थी, ताकि किसी भी तरह का अंतरिक्ष का जो मलबा है इससे टकरा ना जाए। खैर, इससे एग्जिट होगा तो कोई ना कोई ऑप्शन बाकी अंतरिक्ष एजेंसीज को इससे निकालना होगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है तो कल भी मैंने एक मिशन याद कराया था, तियानवेन-1, जो कि चाइना का मिशन है। फिर यदि आप रिलेट करोगे तो रशिया के द्वारा कुछ आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करोगे तो दुनिया का पहला अंडर वाटर टेलीस्कोप जो है ये चाइना के द्वारा लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। जापान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप कैसे रिलेट कर सकते हो। एक तो मैंने बता दिया कि इसकी स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है। डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये जापान हो जाएगा। इसके अलावा भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत नेक्स्ट ईयर तक अपना जो मंगलयान मिशन है, गगनयान मिशन भी भारत एक्टिव हो चुका है, जो कि अब भेजने की तैयारी में। 23-24 तक आप काफ़ी सारे मिशन है जो कि भारत के मतलब स्पेस एजेंसी जो इसरो इसके द्वारा लॉन्च करता हुआ देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में रामसर साइट की सूची में कितनी आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। तो भारत में टोटल कितनी आर्द्र भूमियां थी पहले, टोटल थी 49। 49 के बाद अब 5 और शामिल हो गई, तो टोटल कितनी होती है 54। तो 5 और, तो टोटल अब पूछा जाए कि आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है भारत में, तो ये हो गई है टोटल 54। अच्छा, ये आर्द्र भूमि एक्चुअल में होती क्या है, क्या है आर्द्र भूमि। तो ये जल और थल के बीच का क्षेत्र है, जल और थल के बीच का एक दलदला क्षेत्र है जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1971 में ईरान का एक शहर था रामसर, यहाँ एक कन्वेंशन हुआ था जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। यहाँ इस बात पर सहमति बनी हुई थी कि जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं जो कि जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इन्हें संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जो 49 रामसर स्थल याद रखे थे, 48वां मैंने याद करवाया था। कौन सा था 48वां, खिजादिया, जो कि कहाँ का था, गुजरात का था। और 49वां था उत्तर प्रदेश का, कौन सा था, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अभी जिन 5 स्थानों को शामिल किया गया है रामसर स्थल की लिस्ट में, ये 5 स्थल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थोड़ा सा पेन हैंग करने लग गया अब, यहाँ फैन की आवाज़ आ रही होगी अब आप लोगों को। आज ही सारी चीज़ें होनी हैं, तबीयत भी सही नहीं थी, जैसे तैसे कंटेंट प्रिपेयर करने की कोशिश की, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, मैं इसे रिकनेक्ट कर रही हूँ। चलिए, कनेक्ट हो गया। तो ये 5 नए जो आर्द्र भूमि शामिल की गई हैं, ये मैं आप लोगों को ओरली बता देती हूँ। जब PDF शेयर करूँगी ना तब यहाँ मैं लिख भी दूंगी आप लोगों के लिए। तो पहला जो है ये कौन सा है, पिचवरम मैंग्रोव, यहीं पर लिख देती हूँ, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमिलनाडु में है ये पिचवरम मैंग्रोव। फिर आप क्या देख रहे हैं, करिकली पक्षी अभ्यारण्य नीचे में जो है, ये कहाँ स्थित है, करिकली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। 2 ये आपके तमिलनाडु से हो गए। फिर पाला आर्द्र भूमि, पाला वेटलैंड्स जो आप देख रहे हैं, ये मिजोरम में आप पढ़ेंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूँ साक्ष्य सागर की, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और एक और बच जा रहा है पल्ली करनई, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा, इन 5 में से 3 रामसर स्थल यानी कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं ये तमिलनाडु से सेलेक्ट की गई हैं, एक मध्य प्रदेश से और एक मिजोरम से। यहाँ से आप लोगों को इम्पोर्टेंट ये याद रख लेना है कि भारत का ऐसा पहला कौन सा स्थल था जिसे रामसर लिस्ट में ऐड किया गया था, तो ये था चिल्का लेक, 1981 में इसे शामिल किया गया था। चिल्का लेक है कहाँ, तो ये ओडिशा में हो जाएगा। भारत में सबसे खारे पानी की लेक यही हो जाएगी, यही है। और सबसे मीठे पानी की तो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, आप लोगों को मालूम है। देखिए, यदि आप लोग 1 महीने से भी मेरी क्लास ले रहे हैं, वैसे
कुछ पुराने स्टूडेंट तो कब से ऐड है, लेकिन जो 1 महीने से ले रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ मालूम होगी कि अभी तो कोई जनगणना है जो कि चिल्का लेक में शुरू हुई है। याद नहीं आ रहा हो तो चलो बता भी देती हूँ, बस रिलेट करना मेरा पर्पस था। अभी कोई फिश कैट सेंसस की शुरुआत, जो कि दुनिया में ऐसी पहली है, इसी चिल्का लेक से शुरू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो औरंग नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड IUCN और WCPA के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो जंगली जानवर और जो जंगली स्थान है, वन्य जीवों की रक्षा करने में इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए इस नेशनल पार्क को सम्मानित किया गया है। हालांकि ये टाइगर रिजर्व भी है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल भी किया गया है। औरंग नेशनल पार्क के बारे में यदि मैं बात करूं तो असम का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसे मिनी काजीरंगा के रूप में भी जाना जाता है। 1985 तक ये अभ्यारण्य था। 1999 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो विजेता के रूप में अभी से $10,000 भी मिलेंगे। किसे? औरंग नेशनल पार्क को। सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी क्यों चर्चे में आया था? क्योंकि यहाँ अभी हाल ही के दिनों में 20 लाल पांडा छोड़े जाने हैं। ठीक है, जो कि संकटग्रस्त है। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश में है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ना भारत में की गई थी 1973 से। सबसे पहले इसी नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय अंपायरों के लिए एक नई कैटेगरी A+ की पेशकश की है? अभी आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड है, इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मैचों में पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन देने की घोषणा की थी ना, ये मैंने बताया था। लेकिन रिसेंटली जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है BCCI, इसने घोषणा मतलब अभी ये लेकर के आ गया है अंपायरों के लिए खास तौर पर A+ कैटेगरी, जिसमें कि देश के टॉप 10 अंपायरों को शामिल किया जाएगा। इस कैटेगरी में मतलब जो A और A+ की कैटेगरी में है, इसमें प्रतिदिन अंपायरों को 40,000 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा और इसके बाद फिर B और C के कैटेगरी के अंपायरों को 30,000 रुपये प्रतिदिन का पेमेंट किया जाना है। तो A+ कैटेगरी ये लेकर के आ गया है BCCI। इसकी स्थापना 1928 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। इसके 39वें क्रम के जो अध्यक्ष है सौरभ गांगुली है और सेक्रेटरी हो जाएंगे जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? सर्व महिला सहकारी कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित ये जो पहला सहकारी बैंक है, ये राजस्थान में स्थापित होने जा रहा है। तेलंगाना का जो स्त्री निधि था ना, इसी के तर्ज पर राजस्थान में महिला निधि की स्थापना है जो ये की जानी है। तो यह समय पर लोन की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करेगा। ये जो सहकारी बैंक है पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाना है। ठीक है, और राजस्थान के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। राजस्थान जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। इसकी जो राजधानी है ये हो जाएगी जयपुर। जयपुर में भारत का पहला अंगदान स्मारक यानी कि ऑर्गन डोनर मेमोरियल ये स्थापित किया गया है। यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क मैंने आप लोगों को याद करा रखे हैं, जैसे कि सरिस्का, केवला देव, रणथंभौर। एक प्रमुख यहाँ की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। साथ ही राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान है। खादी से बना हुआ सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज था ना, ये राजस्थान में ही फहराया गया था। राजस्थान में कहाँ? तो राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय ध्वज था ये कितना बड़ा था? जैसलमेर की लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हो। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज था, मैं आपको बता दूं कि ये 1400 किलोग्राम वजनी था। 225 फीट ये लंबा था और 150 फीट चौड़ा था। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हो? आप ये रिलेट कर सकते हो जो 4-5 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भारत की जो पहली लोक अदालत सेवा है, राजस्थान में ही इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान जो कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी हो जाएगा। महिलाओं से रिलेटेड आप ये ऑप्शन को रिलेट कर सकते हो कि तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ अभी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, इसी मौके पर
पूरी तरह से महिला द्वारा संचालित एक औद्योगिक पार्क है जो इसकी स्थापना इसी हैदराबाद में की गई है। ठीक है, और इसके अलावा गुजरात से आप क्या रिलेट करोगे? गुजरात से आप ये रिलेट कर सकते हो कि बालिका पंचायत स्थापित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये भी हाल ही में गुजरात बना है। और हरियाणा, हरियाणा से आप ये रिलेट कर सकते हो भारत का पहला ग्रेन एटीएम और जो पहला हेलीपोर्ट सुविधा है यहीं से शुरू की जानी है। अगला प्रश्न है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जो निधन हुआ था, यानी कि खुद को ही इन्होंने गोली मारी थी 23 जुलाई 1906 में, जो अल्फ्रेड पार्क था, उत्तर प्रदेश का अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो प्रतिमा है ये स्थापित की जानी है कहाँ? भोपाल में। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है, क्योंकि इनका जो जन्म है ये भाभरा नामक ग्राम में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। काफ़ी कम उम्र में ये कुर्बानी दे दी थी इन्होंने देश के लिए, तो इन्हीं के सम्मान में इनके लिए प्रतिमा स्थापित की जानी है। भोपाल, इसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। कहाँ का सिटी ऑफ लेक? मध्य प्रदेश का। वैसे सिटी ऑफ लेक के नाम से आप उदयपुर को पढ़ते हैं। इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो जो एमपी से स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि जो भोपाल है, प्राचीन भोपाल की स्थापना राजा भोज ने, और नवीन भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। श्रीनगर, श्रीनगर से आप ये रिलेट कर सकते हो कि ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर में अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टेच्यू ऑफ पीस श्रीनगर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है, ये गुजरात के केवड़िया में स्थापित किया गया। यहाँ अहमदाबाद लिखा हुआ है, मॉडिफाई कर दूंगी मैं, गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में इसका जो स्थापना है ये की गई थी। वैसे अहमदाबाद भी ठीक ही आप लोगों ने याद रखा है। तेलंगाना के हैदराबाद में सरदार नहीं, रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज तो नहीं, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है, क्योंकि स्टेच्यू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र की लातूर में भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है महाराष्ट्र में। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है हैदराबाद में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ पीस श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो 2020 का जो मेजबान देश है ये अपना ही देश भारत है। अभी हाल ही में आईसीसी ने 2024 से लेकर के 27 तक के लिए जो महिला वनडे, इसके लिए 4 देशों को चयन कर दिया है, भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका। 2026 में इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, 2024 में बांग्लादेश में, 2025 में भारत में और 2027 में श्रीलंका में ये आयोजित होना है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, 1909 में इसकी स्थापना हुई। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर हो जाएगा, और ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं ये हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। आईसीसी के द्वारा जो मेंस वर्ल्ड कप है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 ये इंडिया होस्ट करेगा, जबकि आईसीसी का जो अभी हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है ये न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ है, जिसमें कि विनर कौन रही थी? विनर रही थी ऑस्ट्रेलिया। कतर ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है इस साल। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 कौन होस्ट कर रहा है? कतर। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, तो इसका जो आयोजन है ये अमेरिका में किया गया है। अंतिम प्रश्न है आज का, क्योंकि तबियत खराब थी, बहुत ज़्यादा कंटेंट में सर्च नहीं कर पाई, तब भी 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ लिए हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू को फतह करने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बने? अभी हाल ही में जो वसीफा नजरीन है ये केटू की ऊंचाई पर पहुंचने वाली पहली बांग्लादेशी बन गई हैं। और ऐसा करने वाली, मतलब कि देखो, वसीफा नजरीन ने 2012 में माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल पर भी इन्होंने चढ़ाई की थी। और फिर हम बात कर रहे हैं केटू की। देखो, जम्मू कश्मीर में ना यहाँ काराकोरम जो दर्रा है, काराकोरम दर्रे के पास ही केटू गॉडविन ऑस्टिन चोटी आप लोगों ने देखी होगी,
मुझे मैपिंग अच्छे से नहीं आती, मतलब मैपिंग पढ़ा लेती हूँ लेकिन बनाना मुझे अच्छे से नहीं आता। तो केटू पर इन्होंने चढ़ाई कर ली है वसीफा नजरीन, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। वैसे ये जो केटू है इस पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति सहरोज कासिफ बने थे। पिछले साल इन्होंने चढ़ाई करी थी। तो ये काराकोरम रेंज में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है। 8,611 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित हो जाएगी। नकोजी अंकोजी ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं और ये अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी भी आप कह सकते हैं। सारा गिल बिलोंग करती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की पहली महिला, मतलब पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तशनुआ सिरील ये बांग्लादेश से ही है और पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर ये बनी थी लास्ट ईयर। मैंने कल आप लोगों से पूछा था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 है इसका खिताब किसने जीता? नीदरलैंड राइट आंसर था। आज का सवाल है भारत का पहला ई बस इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर आज वॉइस का कुछ इश्यू हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो बना पाई हूँ आप लोगों के लिए ताकि क्लास आपकी मिस ना हो। यदि मेरी कल तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो कल की क्लास हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि कल भी मैं अच्छी रहूँ, वेदर सही रहे और तबीयत भी अच्छी रखूँ ताकि आप लोगों का जो ये कंटिन्यू क्लास लेने का फ्लो बना हुआ है ये टूटे ना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।